ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसे लेकर चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज, बूथ पर मुस्लिम महिलाओं के आईडी कार्ड किए चेक। ये बड़ी जानकारी। आईपीसी की धारा 171 सी, 186, 505 एक सी के तहत मामला दर्ज हुआ है। माधवी लता जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी। बूथ पर मुस्लिम महिलाओं के आई कार्ड चेक किए उन्होंने, ये बड़ी जानकारी। और इसके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता इस बार असउद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं, चुनावी मैदान में है। और देखिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बूथ पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आईडी चेक किए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है आईपीसी की धाराओं के तहत। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता और सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हैदराबाद के मलकपेट थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि माधवी लता बीजेपी की प्रत्याशी हैं हैदराबाद लोकसभा सीट से। उनके सामने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। और देखिए पोलिंग स्टेशन पे माधवी लता पहुंची, उन्होंने आईडी कार्ड चेक किया, वोटर आईडी चेक किया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब इसी की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 171 सी, 186 के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही 505 एक सी के तहत भी मामला दर्ज हुआ है बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता पर। और देखिए माधवी लता के प्रचार प्रसार के लिए हाल ही में नवनीत कौराड़ा को भी सुना होगा आपने, जिन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की जिस पर विवाद गरमाया। और अभी ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। हैदराबाद से चुनावी मैदान में है माधवी लता, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है आईपीसी के कई धाराओं के तहत। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माधवी लता ने बूथ पर मुस्लिम महिलाओं के आईडी चेक किए थे, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ है। और देखिए धाराएं भी आपको बता दें, 171 सी, 186, 505 एक सी के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। तो वापस अब रुक करते हैं चर्चा की ओर। अखिल जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अखिल जी। अखिल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी अभी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, जहां तक बेरोजगारी और महंगाई पे बात करता है, और मेरा मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे लोगों का उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उनकी जिंदगियों पे। तो ये कहना कि विपक्ष कमजोर हो गया है या बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, इस वजह से इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये तो मीडिया की और एक नागरिक के तौर पे लोगों की जिम्मेदारी भी है कि ये चीजें सामने आने की और इस पे एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से भी इसको कम करा जाए। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस ने तो ये गारंटी और न्याय के जरिए जैसे 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं, उसमें से पहली चीज ये है। ठीक है, आप मुझे अखिल जी एक चीज बताइए, आपने कितनी नौकरियां देने की गारंटी दी है? 30 लाख? हमने 30 लाख गारंटी नौकरियों की दी है। उसके साथ में हमने इस तरह की पॉलिसीज लेकर आने की बात करी। नहीं सर, 30 लाख नौकरी की गारंटी आपने दी है ना? 30 लाख। हाँ। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी आई है 1 करोड़ नौकरी की। 1 करोड़ नौकरी, वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं। जनता किस बात पे भरोसा करे, आपके 30 लाख पे या उनके 1 करोड़ पे? देखिए बात ऐसी होती है इंडिया अलायंस में, जब आप एक अलायंस में आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी अपने में अपनी विचारधारा है और अपने हैं भारत देश को लेकर। तो उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। सब चीजों पे एक कहने का तरीका है। तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया कब सर? आपके गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो नहीं आया है कुछ?
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए जो प्रोग्राम है, और जिसमें गरीब आदमी तो परेशान हो रहा है, जो बेरोजगार परेशान हो रहा है, महिलाएं परेशान हो रही हैं, माइनॉरिटी परेशान हो रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर, ये हिस्सेदारी न्याय- सभी चीजें, मैं वही तो कह रहा हूं, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन ये- आप इसका समाधान करेंगे, आप अपने हिसाब से करेंगे, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से करेगी, आरजेडी अपने हिसाब से करेगी, सपा अपने हिसाब से करेगी, जेएमएम अपने हिसाब से करेगी, एनसी अपने हिसाब से करेगी, एआईएडीएमके अपने हिसाब से करेगी, ऐसे होगा सर? हमारे हिसाब में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है। हम कह रहे थे 30 लाख, अगर उन्होंने 1 करोड़ कहा है तो हम तो ज्यादा खुश हैं कि 1 करोड़ तक हमारी जो लेकिन सर ये कंफ्यूजन आम जनता के लिए है ना, कि जनता को किस पर जाना है। मैनिफेस्टो अलग अलग है, बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन्स भी तो है ना, आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझिए। ओमकारेश्वर पांडे जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ही रोड पे चल रहे हैं, रास्ता एक ही है। अब आप नेटिग्रिटी पे इस तरह की जाएंगे कि उन्होंने ये फिगर दिया था, इन्होंने फिगर दिया था, जो ऑब्जेक्टिव हम लेकर चल रहे हैं वो तो एक ही तरफ नहीं लेकिन बढ़ रहा है। आपने भी तो फिगर रखा ना, आपने भी तो सिर्फ ये नहीं कह दिया कि जब सत्ता में आएंगे तो रोजगार दे देंगे, आपने भी तो फिगर मेंशन किया ना। एग्जैक्टली हमने मेंशन करा, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें मेंशन करी हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो हिस्सेदारी न्याय में आपके दलितों के, आपके ओबीसी के और एससी एसटीज के जो आपका रिजर्वेशन को खत्म कर नौकरियां खत्म करी जा रही हैं, पीएससी खत्म करे जा रहे हैं, तो हमारे मिनिमम प्रोग्राम में ये चीजें तो है ही, और इंडिया अलायंस चीज के साथ में है, हम लोग साथ में मिलकर इस चीज ठीक से है। लड़ने की बात करते हैं। जी चलिए, इस बीच दर्शकों को बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे, पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और कहा कि लगता है इंडी गठबंधन ने भारत के खिलाफ सुपारी ली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को निशाने पर लिया और कहा है कि लगता है इंडी गठबंधन ने भारत के खिलाफ सुपारी ली है। और देखिए, इससे पहले चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देते हैं। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग
क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? देश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने चुनावी रैली में जमकर विपक्ष को घेरा, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया गया था उस पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है कि चूड़ियां अगर पाकिस्तान ने नहीं पहनी है तो कोई बात नहीं, हम पहना देंगे। बहरहाल मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। मनोज जी, आवाज मिल रही है? चलिए ओमकारेश्वर जी का रुख कर लेते हैं पहले। ओमकारेश्वर जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट बार बार आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर आ रहे हो या फिर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट सुने थे, हालांकि अब तो वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, तो आपको नहीं लगता इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा मौका मिल जा रहा है कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए? बीजेपी उनके एजेंडे में फंस जा रही है। आप ऐसा देखेंगे, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने की बात करते हैं, तो 1971 को याद करना पड़ेगा जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी की सरकार ने। और अगर चूड़ी पहनाने की बात होगी बॉर्डर पे और विदेशियों को, तो फिर ये बात देखनी पड़ेगी चीन भी चूड़ी पहना पा रहे हैं। चीन के साथ 17 दौर की किस चीज की बातचीत चल रही है? जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि न कोई घुसा है न घुसा है, न कोई आया था न आएगा, तो जब कोई आया नहीं था, आया नहीं है, तो वहां पे बातचीत किस बात की चल रही है? दरअसल बीजेपी कांग्रेस के बिछाए हुए जाल में फंस रही है और उसमें वो आ जा रही है जो कहीं न कहीं बीजेपी का कमजोर नस है, वहां वो उस मुद्दे पे वो फंस जा रहे हैं। निपुण जी जवाब देना चाह रहे हैं इस बात देखिए पर। ओमकारेश्वर जी, आपने ये कहा, ओमकारेश्वर जी, आपके एक प्रश्न मेरा मन में उठा, मैं पूछ लूं आपसे। ओमकारेश्वर जी, मेरा प्रश्न ये है कि 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, मुझे प्रश्न की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो उत्तर है। आप ये कहिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक वो मोदी सरकार ने किया था। अगर आप ये कहते हैं कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए थे, तो बोलिए घर में घुसकर मोदी जी ने मारा था, बोलिए आप इस बात को। अरे सेना ने टुकड़े करवाए थे पाकिस्तान के, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक सेना ने किया था, ना कि इंदिरा जी ने किया था, ना मोदी जी ने किया था। सेना का अपमान मत कीजिए, सेना का अपमान मत कीजिए। और रही बात चीन की, सेना ने कहा है कि आज तक सेना ने कहा है कि चीन घुसकर आ गया है। सेना का कहना है 1 इंच भी जमीन चीन को दी नहीं गई है। चीन को जमीन दी गई थी नेहरू सरकार के द्वारा 1962 में। आप क्या बात करते हैं? चीन कहां घुस के आ गया भारत के अंदर? आपको ये नहीं पता है कि जो आपका LAC है, LAC विवाद चल रहा है, LAC पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है उस पर विवाद है। आप बोलिए ना, आप राजनीतिक विश्लेषक है, बोलिए कि 1962 में चीन के सामने घुटने टिकवा दिए थे नेहरू जी ने। सेना कह रही थी हथियार दे दिए होते तो घर में घुस के मारते चीन को। 62 में हथियार तक दिए थे, आदर्शवाद कर रहे थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो फिर बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया, बोलिए ना सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया। बोलिए पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया मोदी जी ने, बोलिए पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया। ओमकारेश्वर जी, बात ये कि अगर हम इस बात को मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में बड़ी कामयाबी मिली थी भारत को, तो सर्जिकल स्ट्राइक को अगर हम मान लेंगे तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए शान की बात है, भारत के लिए बहुत एक राष्ट्रीय उसकी बात है, गौरव की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़ के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? अगर सर्जिकल स्ट्राइक ही करनी थी तो POK को छोड़ा लेना था। पिछले 10 साल काफी थे, POK को अपने अंदर ले लेना चाहिए। आपने तो सिर्फ बातें टुकड़े कांग्रेस ने 1971 में किए ना, अब की बार ले लेंगे POK, क्यों तनाव ले रहे हैं? मौका देगी जनता, इस बार ले लेंगे। सर यहाँ तो 370 हटा नहीं कि अपने ही देश में सवाल उठने लगे। यहाँ तो बात अगर की जाए सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस पर सबूत मांगे जाने लगे, जबकि ये साफ है कि सेना ने अगर कह दिया तो कह दिया, सेना से सबूत नहीं मांगे जाते। बहरहाल बिल्कुल भी मांगे जाने चाहिए, मैं भी इस फेवर में हूँ,
सेना से सबूत लेकिन नहीं मांगे जाने चाहिए। सबूत लेकिन मांगे जो गए। बिल्कुल चीजें सबको दिखाई दे जाती हैं, ओमकार जी, एक आप तो पार्टी सेना का दूसरे सेना पार्टी का के अपमान दो कर रहे हैं। दूसरे बच्चे को दिखाई दे जाता है। आप 1971 में रो का अपमान कर रहे हैं, 1971 में सेना का अपमान कर रहे हैं। रो और सेना तो कुछ किया नहीं। इंदिरा गांधी जी गई तलवार लेकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कमाल की बात करते हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। भारत के उससे 2 टुकड़े किए चलिए थे, ठीक है सर, मैं आता तलवार हूं। लेके गई एक इंदिरा छोटे से गांधी। ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद लौट। चलिए माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दुर्गापुर के मंतवेश्वर में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, यह किस्मत की बात है कि हमले के वक्त गाड़ी में दिलीप घोष नहीं थे। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दुर्गापुर में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुर्गापुर में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि हमले के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे दिलीप घोष, नहीं तो यहां पर बड़ी अनहोनी घट सकती थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है कि हमला किया उन्होंने गाड़ी पर। दुर्गापुर की ये बड़ी वारदात जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। तो पश्चिम बंगाल से एक बार फिर इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है दुर्गापुर में। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कानपुर। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अभी तक की क्या स्थिति कानपुर में? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम कानपुर के शहर में एक सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम वोटिंग इस समय कानपुर में हुई है 33.84%। करीब 34% वोटिंग कानपुर में हुई है। बाकी कन्नौज में 43% के ऊपर हुई है, सीतापुर में 43% के ऊपर हुई है, सीतापुर में 43% के ऊपर हुई है, धौरारा में 43% के ऊपर हुई है। तो तमाम जगह वोटिंग प्रतिशत 40% के ऊपर हो गया है, लेकिन कानपुर में 33.84% यानी करीब 34% के आसपास वोटिंग हुई है। अब दोपहर का समय है, जिस तरह से धूप तेज हो रही है उस तरह वोटर्स अब काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग अच्छी हो रही, लेकिन शहरी इलाकों में सुबह नीरज, क्या बड़ी वजह इसके पीछे माने जाए? क्या सिर्फ धूप एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में यहाँ पर कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, धूप एक वजह है और दूसरी वजह है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके कहीं कहीं नाम भी नहीं है और साथ ही साथ वोटर्स की उदासीनता भी इसके पीछे कारण है। अब सभी प्रत्याशी और जो भी चुनाव आयोग है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो घर से बाहर निकलें, मतदान के इस महापर्व का हिस्सा बने, मतदान करें। लेकिन कानपुर में देखिए 33% 84 ये बताता है परसेंट की कितना कम वोटिंग हुआ है और शायद 6 बजे तक मुझे लगता है 55% के आसपास ही वोटिंग कानपुर में होगी। अब अगर जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक घर से बाहर निकले, न्यूज़ इंडिया भी इस बात की अपील कर रहा है कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो अधिक से अधिक घर से बाहर निकले, मतदान के इस महापर्व का हिस्सा ले, 5 साल के लिए अपनी सरकार चुने। लेकिन आप देखिए, मैं आपको दृश्य भी दिखाता हूँ। एक दृश्य देखिए जिस तरह से पोलिंग बूथ पर लोग हैं, इस समय लाइनें नहीं लगी हुई हैं, इक्का दुक्का लोग एक एक करके आ रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी की गई है। जो वॉलेंटियर्स हैं इस बूथ में, जिन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, नाश्ते की व्यवस्था की है, जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको लाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग यहाँ आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कानपुर के लिए भी एक कि अगर वो फर्स्ट डिवीज़न में नहीं पास होता है तो उसके लिए भी कहीं न कहीं, और प्रत्याशियों के लिए भी
काफ़ी दिक्कत है। आप देखिए मेरे पीछे तमाम जो वॉलंटियर्स हैं गेट पर लोगों के स्वागत के लिए खड़े हैं और इन वॉलंटियर्स से भी हम बात करते हैं कि देखिए किस तरह से गेटों पर स्वागत के लिए ये है। आप देखिए सीधी तस्वीर यहाँ से, और सुबह से मेहनत कर रहे हैं 7 बजे से। वोटिंग प्रतिशत कानपुर में बहुत कम हो रहा है, सबसे कम हो रहा है जिन 13 जगहों में सीट हो रही है। आप लोग इतनी व्यवस्था किए हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? भैया हम लोग व्यवस्था किए हैं यहाँ पे समाज सेवा के लिए, और वोटिंग पर प्रतिशत जो भी है वो चुनाव आयोग बताएगा, उसके लिए हम लोग के पास कोई डेटा नहीं कानपुर में होता है। काफी कम है, लोगों से अपील आप लोग कर रहे हैं? हम लोग जो लोग आ रहे हैं उन लोग से अपील कर रहे हैं, और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि सबको वोट देना चाहिए। इट डजेंट मैटर्स कि कौन सी पार्टी जीतती है, लेकिन हमारा कोशिश है कि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो। तो ये देखिए अभी तक कानपुर में नीरज, अगर संभव हो, क्योंकि कुछ लोग दिखे वोट डाल करके वो लोग निकल भी रहे थे, कुछ लोग वोट डालने के लिए आ भी रहे हैं, अगर संभव हो उन वोटर्स से अगर बात कर पाए, मुद्दे क्या हैं कानपुर के, और कारण अगर वो भी समझाएं कि क्या कारण है कि वो लोग तो वोट डालने आए लेकिन बाकी लोग नहीं आ पाए। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से बातचीत कर सकें जो यहाँ वोट डालकर अपने मत का प्रयोग कर कर बाहर जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर देखिए तमाम लोग अभी वोट करने जा रहे हैं, वोट करके अभी लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो लोग मतदान करने जा रहे हैं हम उनसे बात कर सकें। मतदान करने आप जा रहे हैं, कानपुर से हैं, और यहाँ पर पहली चीज़ तो वोटिंग प्रतिशत कानपुर में बहुत कम है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? जब क्या है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग घर में लेटे हुए हैं, और कुछ लोग सोचते किसको दें किसको ना दें, यही सिम लगा हुआ है सब। अच्छा, क्या मुद्दे हैं कानपुर के वोटिंग की अगर हम बात करें, किन मुद्दों पे वोट दिया जाए? मुद्दे भी ये है कि जनता के लिए सुविधा हो जाए, नौकरी है, प्राइवेट जॉब आदमी मिले और सरकारी जॉब मिले, तो इस चक्कर में लगे हुए हैं सब जनता। भाई 5 साल के लिए सरकार चुननी है आपको अपनी खुद की। हाँ, वो चीज़ आप सही बोल रहे हैं। और अगर आप लोग जो लोग मत नहीं दे रहे हैं, आप तो आए हैं जागरूक है, लेकिन जो लोग मत नहीं दे रहे हैं फिर वो शिकायत भी उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो बात सही है। हम कई लोगों से बोल के आए हैं, लेटे हुए हैं घर में, हमने कहा चलो यार अब एक अपना हक है उसको डालिए चल के। कहते हैं अभी हम जाएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे। आपको भी इस बात की टेंशन है कि कानपुर सबसे पिछड़ रहा है इस मामले में। ये देखिए और भी लोग से हम बात करेंगे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और मतदान करके आ रहे हैं। हम चाहते हैं आपने मत का प्रयोग किया है, एक बार जरा दिखाएं। और कानपुर में चूंकि सबसे कम वोटिंग हो रही है इसलिए अधिक लोगों को उत्साह हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को जो इस समय हमें देख रहे हैं। ये देखिए सभी लोग अपने मत का प्रयोग करके आए हैं। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, क्या मुद्दे हैं कानपुर के, क्या कुछ सोचकर वोट कर रहे हैं विकास को लेकर, किस तरह से? अब तो मोदी जी का काम देखे तो वोट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी आज 13 जिलों में वोटिंग हो रही है, सबसे कम वोट 33.84% वोट कानपुर में पड़ा। बड़ी चिंता की बात है। कानपुर फर्स्ट डिवीजन से पास हो पाएगा आज? हो जाएगा, लेकिन कानपुर के आलसी लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, अब वो शाम को निकलेंगे 5-6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद तो बंद हो जाएगी वोटिंग, तब क्या देखने आएंगे? 5 बजे के बाद ही निकलेंगे। अब आलसी लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, आराम तलब ही ज़्यादा है। आराम तलब, देखिए तो कानपुर के लोग आराम तलब ज़्यादा है। लेकिन आपको ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगर लोग देख रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है अपनी सरकार चुनने के लिए। देखिए किस तरह से लोग यहाँ तक आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं कि अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और उम्र भी इनको कोई दिक्कत नहीं दे रही है। ये देखिए, आप देखिए किस तरह से मतदान करके अभी आए हैं। हम चाहते छाँव में आ जाएं क्योंकि बहुत धूप है। और देखिए कितना उत्साह है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए देखिए सारे परिवार के साथ सब लोग आए हुए हैं। भैया, सबसे बड़ी चिंता देश सुरक्षा की है। देश सुरक्षित 12वीं शताब्दी से 1947 तक जो गुलामी सही है इस देश ने, वो बस दोबारा ना आए। कानपुर में क्या सोच के वोट कर रहे हैं? बस हम केवल ये है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत मजबूत बने।
गवर्नमेंट मजबूत बने, लेकिन कानपुर के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। 13 जगहों पर जहां वोटिंग हो रही है, सबसे कम प्रतिशत 1 बजे तक का कानपुर में है, मात्र करीब 34% भी नहीं है। बाकी जगह 43% के ऊपर हो गया। तो कानपुर के लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये बहुत दुखद है और लोगों की अज्ञानता है। फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगा आज कानपुर 60%। नीरज, हमने तो सुना था कि कानपुर के लोग जो हैं वो मेहनती होते हैं। कानपुर के लोग मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियल नगरी है तो लोग तो मेहनती होते हैं, लेकिन आज पता चला कानपुर के लोगों को सुन करके कि कानपुर के लोग जो हैं वो आराम तलवी हैं। बहरहाल हमारी यही लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इसी खबर पे हम भी बने हुए हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।